ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्थिर विद्युत। इसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। इंग्लिश में आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। जनरली हम लोग 10 क्लास तक जब 11 क्लास तक पढ़ते हैं आवेश, किसी भी इंसान से पूछोगे आवेश क्या है तो सिंपल से जवाब देते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हम पूछ रहे हैं आवेश क्या है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं बेटा? आवेश क्या है। लेकिन 99% स्टूडेंट से पूछोगे आवेश क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। लेकिन आवेश की परिभाषा की बात नहीं करते हैं। तो हम इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आवेश क्या होता है तो देखो, जैसे ये देखो हमारे पास ये पिंड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? इक्वल। हम इसको क्या बोलेंगे? अनचार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? अनचार्ज बॉडी, अर्थात अनावेशित। अनावेशित पिंड, ये अनावेशित पिंड कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अनावेशित पिंड। अगर अपन सपोज करते हैं यही पिंड अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन खोएगा बेटा तो किनकी संख्या बढ़ जाएगी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा? ज्यादा। अब ये पिंड क्या कहलाएगा? किनकी संख्या ज्यादा होगी? प्रोटॉन की। तब ये पिंड क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। या मान लो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते तो हम 1+ शो करते, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते 2+। अपन सपोज कर लेते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ये पिंड लूज किया है, अर्थात खोया है, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। ये पिंड क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसी प्रकार अगर अपन सपोज करते हैं कि अगर ये पिंड इलेक्ट्रॉन गेन करता, ये पिंड क्या करता? इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती? ज्यादा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती? ज्यादा। अर्थात अब ये पिंड कैसा बिहेव करेगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी के समान। कैसा बिहेव करेगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी के समान। अर्थात इलेक्ट्रॉन में आवेश कौन सा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन में क्या आवेश होता है? पॉजिटिव। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी नेचर को शो करता है। अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हम आवेश की परिभाषा बना सकते हैं। आवेश क्या है? किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन के निकलने व इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को आवेश की अवधारणा कहते हैं। किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन के निकलने व इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को आवेश की अवधारणा कहते हैं। ये एक सिंपल परिभाषा है। एक और परिभाषा होता है बेटा जो हम लोग फिजिक्स के हिसाब से बोलते हैं। आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है। आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ अनुभव भी करता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम पूरे आगे के टॉपिक्स में और डिटेल में करेंगे। ठीक है? तो आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ ही साथ अनुभव भी करता है। अब आते हैं इसके आगे के टॉपिक्स में। आवेश को कैसे परिभाषित करते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। हम आवेश को कैसे डिफाइन करते हैं? विद्युत धारा के रूप में। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। आप स्मॉल आई या कैपिटल आई किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी प्रकार आवेश को भी कर सकते हैं बेटा। अगर हमने आई को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया तो आवेश को भी कैपिटल से कर देते। यहाँ स्मॉल के भी लिख सकते हैं। समय को क्या लिख देते हैं? टी। तो आवेश बटे टी, है ना? तो आवेश बटे समय को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग हमेशा आवेश को विद्युत धारा के रूप में ही परिभाषित करते हैं। क्यों करते हैं? मन में आता होगा इसलिए क्योंकि विद्युत धारा जो है हमारा मूल राशि है। आप लोग याद होगा 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 7
मूल राशियां होती थी, 2 व्युत्पन्न राशियां। उन 7 मूल राशियों में से आता है पहला विद्युत धारा। ये आपको याद होगा, पहला जैसे कि द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और ताप। तो ये 7 मूल राशियों में से एक कौन होता है? विद्युत धारा होता है। तो इसीलिए हम आवेश को किस रूप में परिभाषित करते हैं? मूल राशि के रूप में परिभाषित। आवेश बराबर क्या होगा? आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं आप? आवेश बराबर लिख सकते हैं विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा गुणित समय। अब यहां से हम आवेश का मात्रक निकाल सकते हैं, विद्युत धारा गुणित समय। ये देखिए, विद्युत, तो पहला अपन देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई पद्धति में, आवेश का एसआई पद्धति। तो आवेश का एसआई पद्धति क्या होता है बेटा? आवेश बराबर क्या लिखते हैं? विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा का मात्रा क्या लिखते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर गुणित समय का मात्रा सेकेंड। समय का मात्रा सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम। ये है कूलाम। जब भी आप कूलाम पूरा इंग्लिश के पूरे लेटर लिखे, सारे लेटर्स कैसे होंगे? स्मॉल। और सिंबल में जब हम लिखते हैं तो इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में हम आवेश का क्या लिखते हैं? देखो मात्रा सीजीएस पद्धति में ना, तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्थित कूलाम। क्या लिखते हैं? स्थित कूलाम। ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा। एसआई पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्थित कूलाम। क्या बोलते हैं बेटा? स्थित कूलाम। ये आपको ध्यान। इन दोनों में संबंध क्या आता है? 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9। 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। स्थित कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। ये इनका एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक का संबंध। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम बराबर होता है 1/10 आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रा। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रा। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रा। 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम बराबर होता है 1/10 आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। हमने आपको थोड़ी देर पहले आवेश की परिभाषा में आपको बताया था। आवेश क्या? आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ ही साथ अनुभव भी करता है। तो हमको आवेश के दोनों मात्रक पता होना चाहिए, एक विद्युत मात्रक और दूसरा चुंबकीय मात्रक। तो ये विद्युत में संबंध बताता है और ये उसका चुंबकीय मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुड। इसको अच्छे से अंडरलाइन करके लिखना, याद रहना चाहिए, हमेशा काम आएगा, याद रखना। ठीक, उसका जाता है आवेश का बीमी सूत्र। आवेश का बीमी सूत्र 11वीं में हमने पढ़ा है। बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम वहां पर ज्यादा बात नहीं करें, डायरेक्ट लिखे। तो आवेश का बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो, आवेश का सूत्र क्या है? आवेश बराबर क्या लिखते हैं? I इंटू टी। तो बीमी सूत्र हम क्या लिखेंगे? आवेश के लिए विद्युत आवेश बराबर क्या लिखते हैं? I इंटू टी। आई के लिए क्या लिखते हैं? ए, और टी के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी, ए टी। ये उसका बीमी सूत्र हो गया, ए टी, है ना। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए कैसे याद करेंगे? इसको बोल देंगे अंटी। कोई भी पूछा आप बता देना आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? अंटी, ए टी बोल देते हैं। ये आपको ध्यान। और पूरा अगर रिप्रेजेंट करना है तो बेटा ऐसे लिखेंगे, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, a पावर 1। 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखते तो भी
भी चलेगा। 1 ऑलरेडी शो करता है किसी भी संख्या के घात में हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो आपके लिए सबसे सरल क्या है, आवेश का बीमी सूत्र क्या है, एटी। एटी यानी अंटी, अंटी बोलो तो ज्यादा याद रहेगा हमेशा आपको जीवन भर। ठीक, अब आवेश के हम छोटे छोटे प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। क्या बात करते हैं, आवेश के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज पर। ये देखिए पहला प्रॉपर्टी आता है आवेश का, छोटा पर प्रॉपर्टी है ना, आवेश के छोटे छोटे गुणधर्म है। पहला आता है आवेश, आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है बेटा, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि, अदिश राशि मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होते हैं, उसमें दिशा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हम उसको ऐसी राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सजातीय आवेशों में आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, समान आवेश जैसे कि धन धन, ऋण ऋण, ये आपको ध्यान, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रकृति का गुण भी है, नेचर भी है। समान आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। दूसरा आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात विजातीय आवेश मतलब असमान आवेश, जैसे कि एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश, एक ऋण आवेश हो एक धन आवेश, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित। धन वाला ऋण को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऋण वाला धन को अपनी ओर आकर्षित। तो सजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों में क्या पाया जाता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, दूसरा ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लिख लिए, गुड। आगे चलते हैं। अब आवेश के और थोड़ा गुणों पर अध्ययन करते हैं। जैसे आवेश है ना, आवेश के नेक्स्ट गुण आता है आवेश का योज्यता। ये आवेश का एक और स्पेशल गुण है बेटा, है ना, आवेश का योज्यता, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, ये आवेश जो होता है बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। लिख लिए, लिखो ध्यान से, आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा, प्लस 2q आवेश, प्लस माइनस 2q आवेश है, माइनस q क्या होगा, माइनस 3q। योज्यता का नियम है ना, योग का, गुणा नहीं कर रहे बेटा, याद रखना, गुणा कर देता तो माइनस माइनस कर देता प्लस, ये तो जोड़ रहे हैं ना, याद रखना, माइनस 2q प्लस q, तो क्या बन जाएगा, माइनस q।
इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। तो आवेश योज्यता का नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। क्या करता है? बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक, गुड। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस नेचर का तो होता है इलेक्ट्रॉन, और इसका मान कितना होता है बेटा? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, -19 कूलाम। न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश 0, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस नेचर का होता ही है, और उसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है जब तक हम विद्युत पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब तक पढ़ते रहेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी शुरू से है ना, हमारे इस 12th में 3 प्रकार के टॉपिक्स हैं फिजिक्स में। एक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा ऑप्टिक्स और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की घात -31, -31 kg। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की घात -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 into 10⁻27 kg, 27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.67 into 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये भी कितना मानते हैं? 1.67 into 10⁻27 kg। ये उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का था, बट रियल में हमेशा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से द्रव्यमान से स्लाइडली ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? स्लाइडली ग्रेटर देन, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बारे में हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे ए म्यू में कितना कितना होता है। लेकिन अभी हम सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी जब हम डील करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम क्या मान के एज्यूम करते हैं? इक्वल। क्या मान के इक्वल डील करते हैं? इक्वल। और वो भी डाटा कितना मानते हैं? 1.6 into 10⁻27 kg। कितना? 1.6 into 10⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 10 की घात -31 kg है। इसी से आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में क्या होते हैं? हल्के होते हैं, क्योंकि 10 की घात कितना है? -31। अब इसको हम यूटिलाइज करके बताते हैं आपको, देखो कैसे। आगे की देखो ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है। देखो, जब भी हम किसी भी पिंड को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बेटा, जब भी किसी पिंड को आवेशित करते हैं, जब भी किसी पिंड को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं ये पिंड है, इसका भी द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। कितना है? कैपिटल एम। पिंड का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। अब हम इस पिंड को आवेशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेशित। तो आवेशित कैसे होता है? या तो पिंड से, इस पिंड से क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकले, या इस पिंड में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, तभी तो आवेशित होगा। दो ही तरीका है ना। जब भी पिंड को आवेशित करना रहता है, हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है। या तो पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो पिंड में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, कह सकते हैं। याद मान लेते हैं कि इस पिंड ने अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिया,
कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिया मतलब उतना जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके द्रव्यमान तो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले के तुलना में अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खो दिया है। और जब खो दिया तो कौन सा चार्ज आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना द्रव्यमान क्या होगा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो पहले की तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। ये आपको ध्यान। अगर यही पिंड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, क्या कर लेता? गेन कर लेता, तो उतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाता? जुड़ जाता। जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसके द्रव्यमान को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल एम से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल एम से। और इसके कारण अब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये देखो अब इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी हम किसी पिंड को चार्जिंग करते हैं तो हमेशा उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। अगर वो पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉन को खोया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर वो पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, है ना। ये तो डेल एम क्या है? यहाँ पर हम डेल एम को क्या बोल सकते हैं? लॉस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उस पिंड ने खोया उसके द्रव्यमान को घटा दीजिए। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे गेन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन इस पिंड में आया है उतने का द्रव्यमान को हम इसमें जोड़ देंगे। तो इसका द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसके द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा। यह आपको ध्यान। और ये क्या है? अनचार्ज बॉडी है, तो उसके द्रव्यमान को कितना एज्यूम किया हमने? कैपिटल एम। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी हम पिंड को आवेशित करते हैं तब उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? परिवर्तित हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डील करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं कौन सा? आवेश के संरक्षण का, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये देखो, आवेश का संरक्षण, चार्ज, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण तो अपन सबको जानते हैं बचपन से। जैसे कि एनर्जी कंजर्व रहता है उसी प्रकार चार्ज भी कंजर्व रहता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ये कुल आवेश हमेशा उस निकाय का क्या रहेगा? नियत रहता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उस सिस्टम का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। यह आपको ध्यान रखना। तो आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। उस निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम करते ये हमारा क्या है? एटम है, ये परमाणु है। परमाणु हम सबको जानते हैं आवेश का क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है परमाणु। इस परमाणु के अंदर क्या है? एक नाभिक है। ये नाभिक हो गया इसका। अब हम क्या कर रहे हैं? अभी प्रारंभ में इस परमाणु का आवेश क्या है? यानी कि प्रारंभिक आवेश क्या बोलेंगे? जीरो। प्रारंभिक आवेश क्या है बेटा? जीरो। प्रारंभिक आवेश क्या है? जीरो। इनिशियल चार्ज जीरो। अब हम इस परमाणु के नाभिक में हम इस परमाणु के नाभिक में हम ये देखो, इस परमाणु के नाभिक में हम गामा पार्टिकल, गामा रेज जो फोटान है हम उसको आपतित कर रहे हैं। गामा किरण फोटान को क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं। फोटान होता क्या है? फोटान की ऊर्जा हम लिखते हैं E बराबर एच न्यू। फोटान की ऊर्जा कितना होता है? E बराबर एच न्यू। एच को क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। न्यू को क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। फोटान जो होता है एनर्जी पार्टिकल है। क्या पार्टिकल है? एनर्जी पार्टिकल। जैसे हम इस गामा रेस फोटान को इस परमाणु के नाभिक में आपतित करते हैं तुरंत इस नाभिक से दो कण उत्सर्जित होते हैं। कितने कण उत्सर्जित होते हैं बेटा? दो कण। पहला कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहले कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरे कण का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, है ना। पॉजिट्रॉन। या दो कण उत्सर्जित होते। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
वो सबको पता है इसका नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है। और हम उसको मैग्नीट्यूड आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसको आप स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दीजिए पूरे को, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हुआ, निगेटिव है, तो ई लिख दिए, माइनस लिख दिए, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें हम क्या लिख दिए, ई लिख दिए। ई क्या बताया गया यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन क्या है, ये आपको पहली बार हो सकता है आप सुने होंगे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है एक प्रकार का एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका नेचर कैसा होता है, एंटी पार्टिकल है मतलब निगेटिव नेचर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। और मैग्नीट्यूड में क्या रहते हैं, सेम, मैग्नीट्यूड में सेम, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे हमने गामा किरण फोटॉन को परमाणु के नाभिक में आपतित करते हैं, तो नाभिक से दो कण उत्सर्जित होते हैं। पहला कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई। दूसरे कण का नाम क्या है, पॉजिट्रॉन है, प्लस ई। इसको दो कण उत्सर्जित होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं भाई, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन कहते हैं।